अंकिता के पेट में अचानक से दर्द करने लगता है। अंकिता पेट पकड़कर बैठ जाती है। ये देखकर टीचर पढ़ाना बंद कर देती है। क्या हुआ अंकिता, क्या हुआ तुम्हें? मैडम, पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। ये सुनकर टीचर तुरंत अंकिता को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए पेट में गैस हो गई होगी, मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंकिता को दवाई देते हैं। अंकिता घर लौट जाती है। घर जाकर वो दवाई खाकर सो जाती है, लेकिन उसका दर्द कम ही नहीं होता। वो सोचने लगती है, क्या ये दर्द गैस का ही है या फिर और कुछ? मुझे शक हो रहा है। वो तुरंत राहुल को कॉल लगाती है। हाँ अंकिता, क्या हुआ, क्यों कॉल कर रही हो? मेरे पेट पे दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कल हमने जो किया उसी की वजह से ये हो रहा है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? ये कैसी बात कर रही हो अंकिता, मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ने से कोई प्रेग्नेंट होती है क्या? नहीं होती है। तो फिर हिंदी सिनेमा में ऐसा क्यों दिखाते हैं कि हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा और अगले ही दिन हीरोइन प्रेग्नेंट हो गई? अरे वो सब बकवास है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर अंकिता को तसल्ली मिली। असल में अंकिता स्कूल में पढ़ती है, बच्ची है। उसे इन सब बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। कुछ दिन पहले वो राहुल से मिली। राहुल बॉस स्कूल का एक लड़का है। वो हर दिन अंकिता को देखने के लिए गर्ल्स स्कूल के बाहर आता था। अरे यार, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। राहुल हर रोज खड़ा होकर अंकिता को देखता था और अंकिता उसे इग्नोर करके चली जाती थी। अंकिता की सहेली रूपा अंकिता से कहती थी, अरे देख, वो लड़का तुझे ताड़ रहा है। ताड़ने दे, इस उम्र में ये सब करना अच्छी बात नहीं है। राहुल 12वीं कक्षा में पढ़ता था और अंकिता 8वीं कक्षा में, यानी कि राहुल कुछ ही दिनों में कॉलेज जाने वाला था। अब तो कुछ दिनों में मैं कॉलेज भी चला जाऊंगा। उससे पहले मुझे अंकिता को अपने दिल की बात बतानी होगी। राहुल ने अंकिता को प्रपोज कर दिया। अंकिता ने कहा, देखो राहुल, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे पता है अंकिता, तुम सुशील और अच्छे घर की लड़की हो, बस मुझे एक दिन तो दो, उसके बाद मैं अच्छा ना लगूं तो मुझे ना कर देना। अंकिता राजी हो गई और एक दिन स्कूल बंक करके राहुल के साथ घूमने चली गई। रास्ते में राहुल के पास एक छोटा बच्चा भीख मांगने के लिए आया। भैया, मुझे कुछ खिला दो ना, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या खाएगा बच्चा, छोले भटूरे खाएगा? राहुल ने उस बच्चे को भरपेट छोले भटूरे खिलाया। भैया, आप बहुत अच्छे हो। ये देखकर अंकिता इम्प्रेस हो गई। उसके बाद राहुल ने बहुत से लोगों की मदद की। अंकिता ने सोचा, ये राहुल तो कितना अच्छा लड़का है, इसका दिल कितना नरम है, मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए। अंकिता ने राहुल को हाँ कर दिया। राहुल ने अंकिता का हाथ पकड़ा। राहुल, ये क्या कर रहे हो? कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे चिंता मत करो, मैं अपना लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। और आज ही अंकिता का पेट दर्द हुआ। अंकिता ने सोचा कि हाथ पकड़ने की वजह से कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, और राहुल ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। राहुल क्लास में टॉप करता था, उसका फ्यूचर अच्छा था और वो अमीर परिवार से भी था। इसीलिए अंकिता धीरे धीरे उसके प्यार में पागल होने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि राहुल के मन में कुछ और ही चल रहा है। राहुल की क्लास में ही एक और लड़का था, उसका नाम सतीश था। सतीश को भी अंकिता पसंद थी, लेकिन वो गरीब घर से था और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नहीं था। सतीश ने एक दिन अंकिता से कहा, अंकिता, तुम उस राहुल के साथ मत घुमा करो, वो तुम्हें धोखा देगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंकिता, मुझ पर यकीन करो। ये सुनकर अंकिता ने सतीश को जोर से एक थप्पड़ मारा। तुम्हें शर्म नहीं आई राहुल के बारे में ये सब कहते हुए? तुम धोखे से मुझे पाना चाहते हो, इसीलिए ये सब बोल रहे हो? नहीं अंकिता, मुझे गलत मत समझो। अंकिता वहाँ से चली गई। सब कुछ सुनकर राहुल ने अंकिता से कहा, तुम ऐसे लोगों की बात मत सुनना अंकिता, वो तो क्लास में लास्ट आता है तो जलता है मुझसे। राहुल को पढ़ाई करने के लिए सब कुछ मिलता था, लेकिन सतीश को बहुत मेहनत करके दुकानों में बर्तन मांजने का काम करने के बाद पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन सतीश दिल का बहुत अच्छा था। असल में सतीश ने राहुल को देख लिया था। अंकिता को डेट पर ले जाने से पहले राहुल उस बच्चे को पैसे दे रहा था। ए बच्चे, ये ले पैसे ले, कल जब मैं एक लड़की को यहाँ लेकर आऊंगा तब तू मुझसे खाना मांगना, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तब मेरी तारीफ करना, हाँ, ताकि वो लड़की इम्प्रेस हो जाए। ठीक है भैया। ये देखकर सतीश ने सोचा, ये लड़का पैसों का रौब दिखाकर किसी को भी धोखा दे सकता है, मुझे अंकिता को इससे बचाना होगा। लेकिन अंकिता से थप्पड़ खाने के बाद सतीश ने सोचा, हम जैसे गरीबों के साथ ऐसा ही होता है, हमें सिर्फ थप्पड़ ही खाने को मिलता है। उधर दिन ब दिन राहुल और अंकिता का प्यार गहरा होता गया और एक दिन राहुल अंकिता को लेकर कहीं घूमने चला गया।
दोनों ने एक साथ रात बिताई और अगले ही दिन स्कूल में अंकिता का सर चकरा गया। टीचर उसे फिर से अस्पताल ले गई। अरे, पिछली बार तो गैस की वजह से पेट दर्द हो रहा था, लेकिन इस बार ये क्या हो गया? ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी चौंक गए। अंकिता रोने लगी। अब क्या होगा? मम्मी पापा मुझसे नफरत करेंगे। ये तुमने क्या किया अंकिता? इस बच्चे का बाप कौन है? बताओ, कौन है बाप? राहुल है इसका बाप। अंकिता ने राहुल को कॉल लगाया। उस दिन 12वीं कक्षा के आखिरी एग्जाम थे। उसके बाद सभी कॉलेज जाने वाले थे और राहुल दूसरे किसी राज्य में कॉलेज के लिए जाने वाला था। राहुल ने फोन पर कहा, तू प्रेग्नेंट है तो मैं क्या करूं? मैंने तुझे कहा था क्या ये सब करने के लिए? लेकिन ये बच्चा तो तुम्हारा है ना राहुल, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? भाग यहाँ से। राहुल ने फोन रख दिया और अगले ही दिन वो कॉलेज के लिए निकल पड़ा। अंकिता के माता पिता अंकिता से बहुत गुस्सा हो गए। तुमने ये क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी सी उम्र में तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुमने तो इस वंश का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। निकल जाओ इस घर से। अंकिता रास्ते में भटकती रही। वो रोती रही। पता नहीं मुझे कौन सी गुनाह की सजा मिल रही है। मैंने क्यों किया ऐसा? उस धोखेबाज राहुल पर क्यों विश्वास किया? अब मुझे कौन संभालेगा? कौन बनेगा इस बच्चे का बाप? तभी सतीश सामने आया। मैं बनूंगा इस बच्चे का बाप। तुम? हाँ मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है। मुझसे गलती हो गई सतीश, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। लेकिन तुम किसी और के बच्चे के बाप क्यों बनोगे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम्हारे कॉलेज का क्या होगा? वैसे भी मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। गरीब हूँ ना। तुम चिंता मत करो अंकिता, मैं मजदूरी करूंगा लेकिन तुम्हें खुश रखूंगा। सतीश, मेरा सतीश। ये बोलकर अंकिता ने सतीश को गले लगा लिया। उसे समझ में आ गया कि असली प्यार क्या होता है। सतीश ने किराए पर एक घर ले लिया। दोनों वहीं रहने लगे। कुछ महीने बाद अंकिता को एक बेटा हुआ। सतीश उन दोनों से बहुत प्यार करने लगा। कुछ साल बाद राहुल घर लौटा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे उसके किए की सजा मिली। और यहाँ अंकिता सतीश के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक सुनसान रास्ते से एक लड़की सफेद स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर दौड़ रही है। उसकी स्कर्ट में खून के धब्बे लगे हुए हैं। देख के लग रहा है कि वो डरी हुई है। मुझे नहीं जाना, मुझे स्कूल वापस नहीं जाना। वो रो रही है, लेकिन क्यों? आखिर क्या हुआ है उसके साथ? वो आखिर डर के मारे दौड़ क्यों रही है? ये जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। राखी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वो अभी बच्ची है। उसका हर दिन बस पढ़ाई और अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने में ही बीत जाता है। वो एक अच्छी स्टूडेंट है और हर साल स्कूल में टॉप करती है। राखी के माँ बाप भी उसे लेकर बहुत खुश है। हमारी राखी पढ़ाई लिखाई में माहिर है। हाँ, देखना वो जिंदगी में जरूर कुछ करेगी। सभी राखी से प्यार करते हैं सिवाय पूजा के। पूजा उसी की क्लास में पढ़ती है। वो हर साल दूसरे नंबर पर आती है, इसलिए वो राखी से बहुत जलती है। ये राखी की बच्ची हर साल टॉप करती है। इस साल मुझे टॉप करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे राखी पढ़ाई पर ध्यान ही न दे पाए। राखी हर किसी टीचर की चहेती है। हर एक टीचर क्लास में आकर राखी को ही सामने बुलाते हैं और उसी से बुक रीडिंग करवाते हैं। राखी हर रोज सुबह 7 बजे उठती है और 9 बजे तक स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाती है। लेकिन आज उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आज मेरा पेट बहुत दुख रहा है। उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, पेट दुख रहा है? कल जरूर तूने स्कूल के बाहर से गोलगप्पे खाए होंगे। नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, फिर भी दर्द हो रहा है। कोई नहीं बेटा, मैं दवाई दे देती हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। एक काम कर, आज स्कूल मत जा। नहीं माँ, आज स्कूल जाना ही पड़ेगा। आज क्लास में मेरा प्रेजेंटेशन है। राखी ने स्कूल जाने की जिद पकड़ ली। दवाई खाकर वो स्कूल चली तो गई, लेकिन उसका पेट दर्द ठीक ही नहीं हुआ। पेट दर्द के कारण वो क्लास में चुपचाप बैठी रही। ये देखकर उसकी सहेली पायल ने कहा, क्या हुआ राखी, आज इतना चुप क्यों है? राखी ने दर्द से तड़पते हुए कहा, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पायल, पता नहीं क्या हुआ है। ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। इतने में क्लास टीचर आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
आज प्रेजेंटेशन का दिन है। राखी, तुमने अच्छे से तैयारी की है ना? हाँ सर। तो फिर सामने आओ और बोर्ड पर प्रेजेंटेशन दो। राखी दर्द सहकर किसी भी तरह अपनी जगह से उठकर बोर्ड के सामने जाती है। उसे देखकर पूजा को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो हुआ है राखी को। लगता है आज वो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। राखी ने बोर्ड पर अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, लेकिन उसका पेट पहले से भी ज्यादा दर्द करने लगा और कुछ ही देर में पूजा ने देखा कि राखी का स्कर्ट खून से लाल हो गया है। ये देखकर उसने चिल्लाकर पूरी क्लास को कहा, अरे वो देखो, राखी का स्कर्ट खून से लाल हो गया। वो देखो। ये सुनकर सभी राखी के स्कर्ट की तरफ देखने लगे और खून देखकर हंसने लगे। स्कर्ट में खून है। राखी ने अपनी स्कर्ट की ओर देखा। सच में स्कर्ट में खून के धब्बे लगे हुए हैं। ये देखकर वो घबरा गई, क्योंकि उसे नहीं पता कि खून कहाँ से आया है और क्लास में भी सभी छोटे हैं। किसी को कोई आइडिया भी नहीं है कि ये खून कहाँ से आ सकता है। सभी हंसते रहे। राखी को बहुत शर्म आई और वो क्लासरूम से भाग गई। अरे रुक जाओ राखी, रुक जाओ। लेकिन राखी नहीं लौटी। वो दौड़कर स्कूल के पीछे वाली झील के पास चली गई और वहाँ बैठकर रोने लगी। ये क्या हो गया? क्या हो गया? खून कहाँ से आया? अब मैं क्या करूं? मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी? घर कैसे जाऊंगी? राखी रोती रही और उधर स्कूल में सारे टीचर और मैडम मिलकर उसे ढूंढते रहे। राखी, तुम कहाँ हो? राखी, सामने आओ। कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, सामने आओ। लेकिन राखी झील के पास वाली झाड़ियों में जाकर छिप गई ताकि उसे कोई ढूंढ न पाए। सभी राखी को ढूंढते ढूंढते झील के पास पहुंच गए। राखी चुपचाप झाड़ियों में बैठी रही, लेकिन तभी उसके हाथ में एक चींटी ने काट लिया। आह! राखी झाड़ियों से बाहर आ गई। सभी ने देखा कि राखी के स्कर्ट में खून ही खून है। उसकी सफेद स्कर्ट लाल हो गई है। तभी मैडम उसके पास आई। राखी, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये तो पीरियड्स हैं। ये हर एक लड़की को होता है। तुम चलो मेरे साथ। नहीं मैडम, मैं नहीं जाऊंगी। सब लोग हंसेंगे। कोई नहीं हंसेगा, तुम चलो, मैं तुमको एक चीज देती हूँ। मैडम राखी को ले गई और उसे एक सैनिटरी पैड दिया और फिर राखी को उस दिन के लिए घर भेज दिया गया। राखी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। हे भगवान, सुबह मुझे समझाना चाहिए था। तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें इसके बारे में समझना चाहिए था। लेकिन माँ, मेरी क्लास में किसी भी लड़की को तो ये नहीं हुआ। होगा बेटी, सबका अलग टाइम होता है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसीलिए उसका जल्दी से हो गया। राखी समझ गई, लेकिन अगले ही दिन स्कूल पहुंचने के बाद पूजा उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे ये देखो, खून वाली राखी आ गई। कल तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। तेरे साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। पूजा सबके सामने राखी के ऊपर हंसने लगी। राखी फिर से घबरा गई। इस तरह हर रोज स्कूल के शुरू होने से खत्म होने तक पूजा राखी का मजाक उड़ाती रही। राखी को अब स्कूल जाने से डर लगने लगा। वो घर पर रोती रही। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? जो स्कूल जाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, उसे अचानक से क्या हो गया? राखी का पढ़ाई से भी मन उठ गया। उसने क्लास टेस्ट में भी खराब रिजल्ट लाया। टीचर भी परेशान हो गए। क्या हुआ राखी, तुम्हारा नंबर इतना कम क्यों है? तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही हो क्या? कह तो रही हूँ टीचर, पता नहीं क्यों मैं सब कुछ भूल जा रही हूँ। ये सुनकर पूजा बड़ी खुश हो गई। यही तो मैं चाहती थी। अब मैं बनूंगी इस क्लास की टॉपर। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एग्जाम आ गए, लेकिन राखी का मन एग्जाम में नहीं है। उसे स्कूल में हमेशा डर लगा रहता है कि स्कर्ट पर फिर से खून का धब्बा तो नहीं लग गया। उसका एग्जाम बहुत खराब होता है और रिजल्ट के दिन ये सामने आता है कि नई क्लास टॉपर पूजा है। मैंने कर दिखाया। मैंने उस राखी को हरा दिया। पूजा पूरी क्लास के सामने खुशी से झूमती रही, लेकिन तभी सभी ने देखा कि पूजा की स्कर्ट में भी खून के धब्बे लग गए हैं। अरे वो देखो, पूजा की स्कर्ट में भी खून के धब्बे हैं। पूजा चौंक गई। अरे ये क्या, मेरी स्कर्ट में भी राखी की तरह खून के धब्बे हैं। ये कहाँ से आया? पूजा शर्म से मरने लगी। उसने क्लास से भाग जाने के लिए एक पैर आगे बढ़ाया, लेकिन तभी राखी ने उसका हाथ थाम लिया। रुक जाओ पूजा, भागो मत। ये भागने वाली बात नहीं है, ये तो गर्व की बात है। तभी क्लास में मैडम आ गई और उन्होंने कहा, हाँ पूजा, राखी सच कह रही है। ये हर एक लड़की को होता है, इसमें शर्माते नहीं। ये लो पूजा, इसे इस्तेमाल करो, सब ठीक हो जाएगा। राखी ने अपने बैग से एक सैनिटरी पैड निकालकर पूजा को दिया।
पूजा की परेशानी दूर हुई। बाथरूम से लौटकर पूजा राखी का हाथ पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो राखी, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया और वही चीज आज जब मेरे साथ हुई तो तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं राखी, दोस्तों में ये सब चलता है। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। इसके बाद से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। स्कूल से राखी का डर भी गायब हो गया। वो फिर से हर एक एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाने लगी। याद रखना दोस्तों, पीरियड्स को लेकर हंसना या फिर उसका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। पीरियड्स एक अच्छी चीज है। नेहा एक बहुत ही होनहार छात्रा थी। वो देखने में भी सुंदर थी, लेकिन फिर भी उसे कोई पसंद नहीं करता था, ना तो उसके क्लास के बच्चे और ना ही उसके स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल, क्योंकि नेहा जन्म से ही कुबड़ी थी और इसी वजह से नेहा बहुत दुखी रहती थी। फिर एक दिन नेहा के सारे दुख दूर हो गए और उसे सब पसंद करने लगे। ऐसा कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। गांव के बच्चे नेहा के पीछे पीछे चल रहे हैं और उसे कुबड़ी बुला रहे हैं। कुबड़ी 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 कुबड़ी, देखो देखो कुबड़ी जा रही है। बेचारी नेहा रोती हुई भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है, लेकिन स्कूल के अंदर भी तो उसे यही सब झेलना था। बच्चे वहां भी उसका मजाक उड़ाते। दरअसल नेहा पढ़ने में तो बहुत होशियार थी, लेकिन वो आम बच्चों से काफी अलग थी। नेहा जन्म से ही कुबड़ी थी, जिस कारण उसे सब जगह अपमानित होना पड़ता था। एक दिन, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नेहा बेटा, क्या बात है, स्कूल क्यों नहीं जाना? स्कूल तो जाना पड़ेगा, आपको खूब पढ़ना है ना। बेचारी नेहा रोते हुए कहती है, रास्ते में गांव के बच्चे कुबड़ी कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं और स्कूल में भी मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं क्या करूं माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे स्कूल छोड़ने चलोगी तब मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है नेहा बेटा, आज से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने तुम्हारे साथ चलूंगी। उस दिन रोहिणी अपनी बेटी नेहा को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, तो उस दिन भी गांव के बच्चे नेहा के पीछे पीछे चल रहे थे और उसे कुबड़ी कहकर चिढ़ा रहे थे। देखा माँ, मेरे साथ रोज यही होता है। तब रोहिणी ने नेहा को बहुत अच्छे से समझाया, नेहा बेटा तुम इन बच्चों पर ध्यान ही मत दो, ये सब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने के लिए कर रहे हैं। लक्ष्य? कौन सा लक्ष्य माँ? नेहा बेटा तुम्हारा लक्ष्य है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना और जिंदगी में बेहतर मकाम हासिल करना। तुम पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाना, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी तुम्हें कोई भी कुछ कहे तो तुम उस पर ध्यान ही मत दो और कोई जवाब मत दो। ठीक है माँ। माँ से बात करते करते नेहा स्कूल पहुंच गई थी। स्कूल के अंदर दाखिल होते ही नेहा को वहां भी बच्चे कुबड़ी बोलकर चिढ़ाने लगे। पहले बच्चों की बातों पर रोने वाली नेहा ने आज कोई रिएक्शन ही नहीं दिया और उन्हें इग्नोर करके क्लासरूम में चली गई। इस कुबड़ी नेहा को आज क्या हुआ? पहले तो ये जोर जोर से रोती थी और आज इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसे तो मैं बताती हूँ। प्रिया नेहा की क्लास में पढ़ती थी। जब नेहा क्लासरूम में आई तो उसने देखा कि नेहा पहली सीट पर बैठी हुई थी। नेहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी सीट पर बैठ गई। तेरी सीट पीछे है, तू पीछे जाकर बैठ। क्यों? मैं पीछे क्यों बैठूं? क्योंकि तू कुबड़ी है और ऐसे लोगों को जिंदगी में पीछे ही रहना पड़ता है। तो क्या हुआ अगर मैं कुबड़ी हूँ? मैम के पूछे गए सारे सवालों के जवाब तो मैं ही देती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ही आगे बैठना चाहिए ना। प्रिया को नेहा से इतने बोल्ड जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में नेहा का बैग उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जो सीधा क्लासरूम में एंटर कर रही क्लास टीचर के पैरों के पास जाकर गिरता है। ये क्या हो रहा है प्रिया? ये किसका बैग है? फिर प्रिया ने क्लास टीचर सुप्रिया मैम को सारी बात बताई। प्रिया, नेहा ठीक ही तो कह रही है, मेरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर सिर्फ वही देती है। और तभी सुप्रिया मैम ने भी बात को बदल दिया। हाँ, माना कि नेहा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे आगे वाली बेंच पर वही बैठेगी। नेहा, तुम पीछे जाकर बैठो, प्रिया आगे बैठेगी। लेकिन मैम, हमेशा मैं ही क्यों? सुप्रिया मैम ने नेहा को डांटते हुए कहा, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। इतनी सी है और जबान इतनी बड़ी है, जाके पीछे बैठ। तुझे समझ में नहीं आता कि तू कुबड़ी है? इतना सुनते ही क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और बेचारी नेहा अपना बैग लेकर पीछे चली जाती है और प्रिया आगे बैठ जाती है। नेहा ने इस बात की शिकायत अपने माता पिता से की। अरे, मेरी बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेहा बिटिया, मैं कल ही तेरे साथ स्कूल चलूंगा और स्कूल के प्रिंसिपल से इस बात की शिकायत करूंगा। अगर शिक्षक ही ऐसे व्यवहार करने लगेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? दूसरे दिन नेहा के पिता रामदीन नेहा के साथ उसके स्कूल गए और प्रिंसिपल से शिकायत की। देखिए रामदीन जी, आपकी बेटी कुबड़ी है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। नेहा बाकी बच्चों के साथ मेल नहीं खाती है, इसलिए इसे सब बच्चों से पीछे रखा जाता है। इसमें बुराई क्या है?
अगर फिर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो आप नेहा का नाम स्कूल से कटवा दीजिए और अपनी बेटी को घर में ही पढ़ा लीजिए। स्कूल से नाम कटवाने की बात सुनकर रामदीन चुप हो गए, क्योंकि गांव में कोई दूसरा स्कूल नहीं था। हर हाल में नेहा को उसे स्कूल में पढ़ाना उनकी मजबूरी थी। दुखी मन से नेहा के पिता अपने घर वापस आ गए, लेकिन इतना सब होने के बाद भी नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ रोहिणी की बातों को गांठ से बांध लिया था। तो क्या हुआ अगर मैं पीछे बेंच पर बैठती हूँ? मुझे किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देना है, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं सबसे आगे बैठूंगी। नेहा लोगों की बातों को अनसुना करने लगी और दिन रात खूब मेहनत करके पढ़ाई करती। स्कूल की परीक्षा में, प्रतियोगिता में हर जगह नेहा अव्वल आती। इस तरह से नेहा की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। पिताजी, मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ। नहीं बेटी, तुम पढ़ाई में बहुत होनहार हो। गांव में तो तुमने पढ़ाई पूरी कर ली, यहाँ तुम्हारे साथ हम लोग थे, लेकिन तुम शहर में अकेली रहकर पढ़ाई कैसे करोगी बेटी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। शहर में भी कॉलेज के बच्चे तुम्हें कुबड़ी कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नेहा के पापा, हमारी नेहा बहुत मजबूत दिल वाली है और बहुत समझदार है। उसे पता है कि उसे सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखना है। कोई कुछ भी कहे, नेहा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेहा को शहर जाने दीजिए। पत्नी की बात मानकर नेहा के पिताजी रामधनी नेहा को खुद गांव से लेकर शहर आते हैं और शहर के सबसे बढ़िया कॉलेज में नेहा का दाखिला हो जाता है। नेहा को उसी कॉलेज में हॉस्टल भी मिल जाता है। नेहा अब रोज कॉलेज जाने लगती है, लेकिन वहाँ भी लड़के और लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हैं। ओह मिस इंडिया, जरा साइड होकर चलो, अपनी पीठ से सारा रास्ता ही रोक लिया तुमने। अरे ये तो सीधी ही नहीं हो सकती भाई, बेचारी। और सभी हंसने लगते हैं। नेहा की आंखों से आंसू आने ही वाले थे कि उसे माँ की बातें याद आ गई और उसने ना तो किसी से उलझना ठीक समझा और ना ही रोना। वो चुपचाप अपनी क्लास में चली गई। कॉलेज में भी नेहा खूब मन लगाकर पढ़ने लगी और हर साल कॉलेज में टॉप करती। इस तरह से 3 साल बीत गए और नेहा ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करके बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब नेहा हॉस्टल छोड़कर शहर में ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकाल लेती। पिताजी, मैं शहर में रहकर ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करूंगी। मुझे लगता है मैं ये परीक्षा जरूर पास करूंगी। ठीक है नेहा बेटिया, जैसी तेरी मर्जी। तो खूब पढ़ाई करना मेरी बच्ची, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं और तेरी माँ यहाँ ठीक है। हमारी चिंता मत करना, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जी पिताजी। नेहा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी खूब लगन से करने लगी। उसने मन में ठान लिया था कि अब कुछ बनकर ही घर लौटूंगी और सबसे आगे बैठूंगी। कुछ साल बीत गए। एक दिन नेहा ने अपने माता पिता को फोन किया। हेलो पिताजी। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ की इच्छा आज पूरी हो गई। आप दोनों के आशीर्वाद से ही ये हुआ है। अरे क्या हुआ, कुछ बताएगी? पिताजी, मैंने जिला कलेक्टर की परीक्षा पास कर ली है और अब मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब मैं जल्दी ही गाँव आऊंगी। माँ कहाँ है? माँ से मेरी बात करवाइए। नेहा बेटी, कैसी है तू? माँ, नहीं नेहा बेटा, रोना नहीं है मेरी बच्ची। ये तो खुशी के आंसू है माँ। आज बहुत दिनों बाद रोई हूँ। कुछ दिनों बाद नेहा के गांव में उसी स्कूल में काफी हलचल दिख रही थी जिसमें नेहा पढ़ने जाया करती थी। अब सभी टीचर्स ध्यान से सुने, सभी को कल स्कूल आना है, कोई छुट्टी नहीं करेगा और सभी समय से पहले आएंगे। बच्चों के पेरेंट्स को भी बुला लीजिए। नई कलेक्टर साहिबा स्कूल के निरीक्षण पर आ रही हैं। वो सभी बच्चों से और उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगी। दूसरे दिन जब कलेक्टर साहिबा स्कूल आती हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल और सभी टीचर्स उन्हें देखते रह जाते हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कलेक्टर साहिबा को तो पहले भी कहीं देखा है ऐसा लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बहुत बार देखा है इन्हें। तभी कलेक्टर साहिबा सबको संबोधित करने लगती हैं। आप सभी टीचर्स और प्रिंसिपल मैम, आप सबको मैं कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। कुछ साल पहले इस स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी। सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो मेरी तरह कुबड़ी थी और वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मुझे कुबड़ी होने के कारण क्लासरूम में सबसे पिछली सीट पर बैठने को कहा जाता था और आज मैं आप सबसे आगे बैठी हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी के शरीर की बनावट को देखकर ये निर्णय ना लें कि वो बुरा है। कभी किसी का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं क्या पता वो आगे चलकर सबसे आगे निकल जाए। सभी बच्चे और बच्चों के माता पिता भी उस सभा में बैठे हुए थे जिसमें नेहा की क्लासमेट प्रिया भी थी। तभी प्रिया अपनी जगह से उठी और मंच पर आकर बोली, कलेक्टर साहिबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपका स्वागत है, जरूर कहिए। सबसे पहले तो मैं कलेक्टर साहिबा से माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनकी क्लासमेट रह चुकी हूँ। मैंने कलेक्टर साहिबा को बहुत परेशान किया। मैंने ही उन्हें पीछे की सीट पर बैठने के लिए मजबूर किया था और आज
कलेक्टर साहिबा हम सबसे आगे हैं और हम उनसे बहुत पीछे। मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है और अब मैं उसे यही सिखाऊंगी कि वो कभी किसी का मजाक न उड़ाए, कभी किसी का दिल न दुखाए। कलेक्टर साहिबा बनी नेहा प्रिया को गले से लगा लेती है। आज नेहा सबके लिए आदर्श बन चुकी है। स्कूल के सभी बच्चों को नेहा का उदाहरण दिया जाता है। स्कूल के टेक्स्ट बुक में भी नेहा की मेहनत और लगन की कहानी पढ़ाई जाने लगी। नेहा को अब कोई भी कुबड़ी नहीं कहता है।